أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاك
जज़ाकल्लाह। अल हाफ़िज़ अल कारी मोहम्मद अतीकुर रहमान कादरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। सादत हासिल कर रहे थे, कुरान करीम की तिलावत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ जी क़याम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज 25वां रमज़ान मुबारक है और हम रमज़ान ख़त्म होने के करीब है, लेकिन इस ट्रांसमिशन में हमने रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ अहम चीज़ों, अहम टॉपिक्स को ज़ेर बहस लाए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम ज़ेर बहस भी देख रहे हैं। जदीद मौजू समझ लें आप, डिजिटल करेंसी की बात करने वाली हैं और इस्लाम के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है इस पर बात करेंगे। इस दौर में ना सिर्फ मईशत के हवाले से बल्कि इस्लामी मालियाती असूलों के हवाले से भी ये जो मौजू है बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। दुनिया तेज़ी से जी डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ी है। क्रिप्टो करेंसी हो, बिटकॉइन हो, दीगर वर्चुअल करेंसीज हो, इसका रुझान बढ़ रहा है। लेकिन क्या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस्लामी असूलों की बात की जाए तो ये उसके मुताबिक जायज़ हैं? और क्या ये सूद, सट्टेबाजी या गैर यकीनी जो माली लेन देन है इसके ज़ुमरे में आती है? क्या इस्लामी बैंकारी इस हवाले से कोई रहनुमाई फराहम कर सकती है? हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है उसके असूलों की रोशनी में जो डिजिटल मईशत है उसका क्या मकाम है? और मुस्तकबिल में जो इस्लामी मालियाती निज़ाम है इन करेंसीज़ के हवाले से क्या हिकमत अमली अपना सकता है? इसी मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर जो है एनुल हक बगदादी साहब, वो तुम्हारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ जी हमारे साथ जवाद हफीज़ साहब मौजूद हैं जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं और बिजनेस कोच भी हैं। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। मरगूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और किचन के अंदर कनीज़ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कनीज़ फातिमा, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से मैं बता दें आज आपके मेन्यू में क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आज का जो मेन्यू है वो ये है कि दही फुल्की बना रहे हैं हम, जिसमें हम स्पेशली यूज़ करने जा रहे हैं किन्नौर का चटपटा चाट मसाला ऑल पर्पस, और साथ ही साथ हम सबरोसों के कुछ स्नैक आइटम्स फ्राई करेंगे। और जो हमारी ड्रिंक है वो है ऑरेंज मिंट रिफ्रेशर। ओके, परफेक्ट। चलें आप अपना काम शुरू करें। फिर काम शुरू करने से पहले क्यों ना पहले लाइफ बॉय से हाथ धो लिए जाए, क्योंकि हर नेक काम का पहला कदम है लाइफ बॉय से हाथ धोना। बेहतरीन। और अपने हैंड्स को 10 to 15 सेकंड्स के लिए अच्छे से रब करें और अपने हैंड्स को करें जर्म्स फ्री। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। चले, कनीज़ फातिमा किचन में काम करती हैं। मीनवाइल हम गुफ्तगू का आगाज़ बगदादी साहब से करते हैं। बगदादी साहब, हम आजकल बड़ा सुन रहे हैं डिजिटल करेंसी हो, बिटकॉइन है, क्रिप्टो है, ये सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं और दुनिया सारी डिजिटल मईशत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता स्लोली शिफ्ट कर रही है। पहले तो थोड़ा सा हमें वाज़े करें इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये वाकई आपने ऐसा मसला डिस्कस किया है कि जिसकी अभी तक सूरत हाल वाज़े नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कि इसके ऊपर क्या बंदा बात करे और क्या ना करे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैंने जो इसको पढ़ा और जो इसके बारे में मालूमात गैदर की, तो मैं तो सिर्फ़ अपने जो हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर इस बात को लूँगा कि इस्लाम ने किसी भी चीज़ को बाउंड नहीं किया हुआ या एक जगह के ऊपर ताला नहीं लगा दिया हुआ कि जो मामलात ज़िंदगी हैं वो आप इस जगह पर बाउंड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। वक्त के साथ साथ करेंसीज चेंज होती रही हैं। तो जैसे इब्तिदाई इस्लाम में करेंसी का मयार कुछ और था और कई जगहों पे तो सिर्फ प्रोडक्ट उस वक्त करेंसी होती थी, यानी सोना या चांदी, इसके बराह रास्त इसके बदले में कोई चीज़ ख़रीदी जाती थी, तो इसको बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद वक्त के साथ साथ ऐसी और नादिर प्रोडक्ट्स जो वजूद में आती रहीं वो एज आ करेंसी यूज़ होती रहीं। फिर उनकी बेस पर आगे करेंसी चेंज हो गई और नोट बन गए। जैसे बाद में आ गया कि सोना बेस बन गया कि किस मुल्क के पास कितना सोना होता है तो उसके हिसाब से वो मुल्क उतनी करेंसी छाप लेता था। अब वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई और फिर आगे एक नया ट्रेंड आ गया कि अब तो सिर्फ रसद तलब के मुताबिक जो है ना वो नोट छापे जाते हैं और करेंसी दी जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जब से ये IT ने तरक्की कर ली और हर चीज़ तकरीबन कंप्यूटराइज्ड हो गई और डिजिटल के ऊपर आ गई, तो अब हम देख रहे हैं पिछले, मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले कोई 5-6 साल से मैंने अपनी जेब में पैसे रखे हूँ। ऐसा ही है। और पहले आपको पता होगा कि वो बड़े खूबसूरत वॉलेट लोग रखते थे अपने पास, तोहफे देते थे। तोहफे देते थे और उनमें पैसे भी बड़े तरतीब के साथ लगा के, वो 1000 के नोट अलग होते थे, 500 के, 100 के, 50 के, तरतीब से रखते थे और उनको फिर निकाल के उतने नोट गिन के किसी को देने।
तो अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अब आपका जो बैंक का टोटल वो आपका इस मोबाइल में है। बिल्कुल ऐसा है। आप मोबाइल ऐप कर लें और उसकी बुनियाद पर आपने जहाँ शॉपिंग करनी है, परचेजिंग करनी, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप अपने मोबाइल में से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें, ये सहूलियात इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए हैं। किसी चीज़ की जो हुर्मत या हिल्लत है कि वो जायज़ है या नाजायज़ है, तो उसकी बुनियादी शराइत जो होती हैं वो ये हैं कि क्या वो इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं, असासियात हैं, वो उनके अगेंस्ट तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर उनके अगेंस्ट होंगी तो वो यकीनन वो जायज़ नहीं होगा इनका इस्तेमाल, और अगर अगेंस्ट नहीं है और इंसानियत के भले के लिए हैं तो वो जायज़ होंगी। तो अब जो जिस टॉपिक के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, डिजिटल या इस तरह के जो मामलात हैं डिजिटल करेंसी के, इसके ऊपर तो कोई कबाहत भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है। इनको चीज़ों को चलना भी चाहिए आगे, और वक्त के साथ साथ अब सारी चीज़ें ही डिजिटलाइज हो रही हैं। अब तो जो पहले किताबें फ़िज़िकली होती थी वो सब उधर चली गई। अब आप PDF की सूरत में बुक्स आपको अवेलेबल हो रही हैं। चैट GTP पे लोग चले गए, उससे सब मालूम। अब तो लोगों ने बल्कि मकालाजात भी वहाँ से लिखना शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसा ठीक है। अब उनके लिए वो जो प्लेजरिज्म का तरीकाकार भी उन्होंने नया ढूंढा है, हो गया ना हो गया है। तो वो भी लोगों का बहरहाल मुख्तलिफ जो चीज़ों का इस्तेमाल है तो वो इसमें हम कर सकते हैं। ये जो स्पेसिफिक इशू है ना हमारा, ये क्रिप्टो करेंसी और ख़ास करके ये बिटकॉइन और इस टाइप की जो चीज़ें हैं, अब इनके हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ, इवन के मैंने जितने भी स्कॉलर्स को भी पढ़ा है ना, तो शरई स्कॉलर्स भी इसके ऊपर कोई राय कायम करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल सही। उसकी वजह बुनियादी ये है कि वो इसके असल बुनियादी सिस्टम को ही नहीं समझ सके कि ये चीज़ क्या है, ये वर्किंग कैसे कर रहे हैं और इनके पीछे कौन है, ये इसकी बुनियाद क्या है। तो एक तो उसमें मैंने बुनियादी चीज़ समझी है, जो डिजिटल करेंसी के अंदर मैंने जो ब्लॉकचेन का सिस्टम देखा या उसको समझा या पढ़ा, वो तो बड़ा परफेक्ट सिस्टम है, और उसके तहत जो भी काम होने वाला हो उसमें तो मुझे कोई कबाहत नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इसमें डिजिटल करेंसी के अंदर एक बात ये भी आती है कि जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं वो गुमनामी से होती हैं, लोगों को पता नहीं चलता। हालांकि उसमें इतना जो ब्लॉकचेन बेसिकली है लेजर सिस्टम है, यानी हम देसी ज़ुबान में जिस तरह कहते हैं कि दफ्तरों के अंदर हम फाइलें रखते हैं, तो एक लेटर की कॉपी को हम 10 फाइलों के अंदर लगाते हैं। किसी एक कॉपी से अगर वो गुम हो सकता है, लेकिन 10 से तो गुम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से वो कॉपी हमें मिल जाएगी। तो ऐसे ही जो ब्लॉकचेन है बेसिकली ये लेजर है, डिफरेंट लेजर्स का वो एक ब्लॉक है। ठीक है। तो उसमें वो चीज़ें आपकी, तो वो आपका रिकॉर्ड सारा वहाँ महफूज हो रहा है। तो इस तरह से इसमें बिटकॉइन का स्पेसिफिकल इशू जो है ना, वो ये है कि इसके अंदर जो ड्रॉप बैक मुझे नज़र आया इसके सारे में, 2009 में ये स्टार्ट होता है। 2010 में मैंने एक स्टोरी पढ़ी, जवाद साहब उसके ऊपर शायद बेहतर ये कर सकेंगे बात। स्टोरी मैंने पढ़ी कि एक बंदे ने 2 पिज़्ज़े परचेज़ किए जी, ठीक है, और उस वक्त उसके $40 बनते थे 2 बिटकॉइन से। सही। और एक बिटकॉइन गोया कि उस वक्त $10 का था। बिल्कुल सही। और आज एक बिटकॉइन $87,000 का है, $87,000 का है, ऊपर समथिंग प्लस माइनस हो सकते हैं, इतने का है। बिल्कुल ऐसा। अब ये इतनी तेज़ी से इसको ऊपर जाना, इतनी तेज़ी से इसका नीचे आना, ये कई लोगों के माल को डुबोने का बायस बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो इसके अंदर ये ठहराव नहीं है ना करेंसी में, तो ये इसकी एक मेन ड्रॉबैक इस करेंसी का है। ठीक है। बाकी इसके अंदर क्या और वजूहात हो सकती हैं, तो ये हम जरा जवाद साहब से बेहतर हम सीखेंगे कि क्या है। जवाद साहब जरा हमें थोड़ा सा ये सिस्टम, जैसे भी बगदादी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं वो भी इस हवाले से कोई राय इसलिए कायम नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी किसी को इसका जो ओरिजिन है वो समझ में नहीं आ रहा है, या इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है। जरा आप हमारे देखने वालों को बताइएगा। देखिए, 2-3 चीज़ों को ना लोग मिक्स कर जाते हैं। एक तो जैसे इन्होंने ब्लॉकचेन का जिक्र किया, ब्लॉकचेन तो एक सिस्टम है ना, जैसे एक सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज़ है, हम कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जो आपका एक लेजर सिस्टम, बड़ा खूबसूरत इन्होंने डिफ़ाइन किया कि जी फ़ोटोकॉपीज़ मुख्तलिफ जगह पे मेरे किसी पासपोर्ट की या किसी अहम डॉक्यूमेंट की पड़ी हुई है कि अगर एक जगह से गुम भी हो जाए तो दूसरी जगह के ऊपर मैं वहाँ से फ़ौरन उसको जाके ले सकता हूँ। ठीक है। ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ये तो एक साइंस की जिद्दत है। ये तो इस पर तो बात करना ऐसा ही है कि जैसे बल्ब आ गए हैं तो हमें क्या शमा रोशन करनी चाहिए या बल्ब जलाना चाहिए। तो ब्लॉकचेन तो बिल्कुल एक एक्सीलेंट चीज़ है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी पे। डिजिटल करेंसी भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, उसके अंदर भी कोई ऐसा फ्लक्चुएशन वाली चीज़ नहीं है। मैं ज़रा क्रिप्टो की तरफ बाद में आता हूँ, ये ना हो कि आप डिजिटल करेंसी और डिजिटल करेंसी ऐसे है जैसे अभी हम ऑनलाइन बैंकिंग का ये जिक्र कर रहे थे कि जी मैं अब मुझे ज़रूरत ही नहीं रहती अपना वॉलेट अपने पास रखने की, लेकिन अगेन खुदा न खास्ता कोई हैकर इनके अकाउंट को हैक कर लेता है या बैंक फ्रॉड हो जाते हैं,
तो ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से, डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस मनी का ट्रेल है कि इनके अकाउंट में आने से पहले वो किस रास्ते से आई। चले इनका अगर अकाउंट कोई बंदा हैक कर भी लेगा और आगे जिसके अकाउंट में डालेगा वो भी ट्रेस हो जाएगी कि तुम्हारे पास किन बिना पर आई, किस बिना पर आई। तो ये जिद्दत और ये जो चीज़ है ये तो बहुत बेहतरीन है। मेरी जितनी अकल समझ है, मैं कोई रिलीजन पे कमेंट दे नहीं सकता, ये प्योरली 100% इस्लामिक है। मैं अभी क्रिप्टो की तरफ नहीं आया, बिल्कुल ठीक वो है। बाद में आखिर में मैंने कहा गलत बात गलत ना आपका वायरल चला जाएगा जी, वो मतलब जो है इन्होंने एक फतवा दे दिया, तो मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं अपनी नॉलेज बता रहा हूँ। अब हम आती है क्रिप्टो की तरफ। जैसा आप दोनों ने फरमाया है ऑलरेडी कि क्रिप्टो जो है, एक तो देखिए किसी भी ऐसी करेंसी, अगर हम बिटकॉइन की स्पेसिफिकली, क्योंकि वो ज़्यादा स्टार परफॉर्मर है, वैसे तो बहुत सी हैं, अभी ट्रम्प कॉइन भी आ गया था थोड़ा अर्सा पहले, तो आ भी गया, ऊपर भी गया और हाँ जी, एकदम ठप भी हो गया। अच्छा वो भी आपको बताता हूँ, आप हम बैठे हुए बगदादी कॉइन भी बना सकते हैं अगर हम चाहें ना, या हमारा जो चैनल है उसका भी कॉइन, एनीबॉडी कैन मेक अ कॉइन एंड स्टार्ट। हाँ, ये एनीबॉडी कैन, वो जिस तरह आप अपना नोट छाप लें और आप कहिए मेरा वादा है, मतलब आई विल रिफंड इट, लेकिन उसके पीछे कोई और तो नहीं है ना। अच्छा, अब ये जो आपने प्राइस फ्लक्चुएशन की बात की ना, इसमें स्पेकुलेशन आ जाती है। ठीक है, स्पेकुलेशन में और कैलकुलेशन में क्या फ़र्क है? एक कोई भी कारोबार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई चीज़ है, तो उसका हम उसकी प्रोडक्टिविटी से, जैसे मुल्कों की करेंसी जीडीपी, जीएनपी, उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, अगर वो उतने ही नोट छापेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं होगी, जितने एक्स्ट्रा छापेंगे इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, अब इसके आप वैल्यूएशन ही नहीं निकाल सकते, कोई मेथड नहीं है, नो बॉडी इज़ बिहाइंड इट। एक जैपनीज़ की स्टोरी मार्केट में चल रही है कि एक आदमी था, उसने बिटकॉइन को ऐसे ऐसे कर दिया। वो आदमी था, एजेंसी थी, बहुत सारे आदमी थे, ग्रुप थे, कोई क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक अच्छा, फिर इसकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। जैसा आप खुद ही अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी मैं आज लेट से 87,000 का खरीद लूँ, तो सुबह वो 40 पे आ जाए, सुबह 20 पे आ जाए। एक ही क्राइटेरिया इसका है, सप्लाई एंड डिमांड, और तो नहीं है ना। अगर किसी वजह से इसकी डिमांड गिर जाती है, इसकी ट्रांजैक्शन ही नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपका वॉलेट जो है और एक्सचेंज, दो चीज़ें हैं। वॉलेट वो है जो आपकी जेब में, पर्स में पैसा पड़ा है। बिल्कुल ठीक है। एक्सचेंज वो है, जैसे हम कहते हैं नहीं, हमने फलाने बैंक से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आपकी एड्स वगैरह की पॉलिसी होती है, ए बैंक से बी बैंक में मेरा अकाउंट है और पैसा ट्रांजैक्ट हो रहा है, तो वो स्टेट बैंक के अंडर चल रहा है, उस और इवन बैंक भी बैठ जाते हैं। ठीक है। व्हाट इफ के आपके पास $1 बिलियन हो बिटकॉइन में और वो एक्सचेंज ही बैठ जाए, आप किसी ट्रांजैक्शन के दरमियान में है, यानी बैंक ए से बैंक बी के दरमियान बैंक ए से निकल चुका है पैसा, चाहे वो डिजिटली सेकंड्स में ही है, और बैंक बी में उसे एक्नॉलेज नहीं किया और पता चला कि बैंक ए ख़त्म हो गया। और ज़ाहिर है इस तरह के काम जब होते हैं तो वो प्लान करके होते हैं, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और लोगों के साथ बेशुमार ऐसे वाक़यात। अच्छा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करी, जो से मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम इसी तरह से बात भी करते हैं, चूँकि मरगूब हमदानी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है। चूँकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, तो अब हम नाच से ही वापस आएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अल्लाह के घर जाऊं, काबे के खजाने से मैं झोलियां भर लाऊं। अल्लाह के घर जाऊं, काबे के खजाने से मैं झोलियां भर लाऊं। सलमान अबू ज़र थे, अस्हाबे हबीबे हक मैदान के दिलावर थे। सलमान अबू ज़र थे, अस्हाबे हबीबे हक मैदान के दिलावर थे। अस्हाब का क्या कहना, अस्हाब का क्या कहना, अस्हाब का क्या कहना, हमराही है मौला में दुख सह के भी खुश रहना।
हमराही मौला में दुख सह के भी खुश रहना। सरकार ने फरमाया, सरकार ने फरमाया, सरकार ने फरमाया, मैं जिनका हुआ मौला उनके हैं अली मौला। सरकार ने फरमाया, मैं जिनका हुआ मौला उनके हैं अली मौला। ज़हरा का घराना है, ज़हरा का घराना है, दुनिया में यही लोगों जन्नत का ठिकाना है। ज़हरा का घराना है, दुनिया में यही लोगों जन्नत का ठिकाना है। दुनिया में यही लोगों जन्नत का ठिकाना है। हसनैन न्यारे हैं, हसनैन न्यारे फरमाया आका ने हमें जान से प्यारे हैं। हसनैन न्यारे हैं, फरमाया आका ने हमें जान से प्यारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं। कैसा वो ज़माना था, कैसा वो ज़माना था, तैबा तेरी धरती पर पंजतन का घराना था। तैबा तेरी धरती पर पंजतन का घराना था। इतरत से मोहब्बत है मौला की, हसन हम पर ये खास इनायत है। मौला की हसन हम पर ये खास इनायत है। अल्लाह के घर जाऊं, अल्लाह के घर जाऊं, काबे के खजाने से मैं झोलियां भर लाऊं। काबे के खजाने से मैं झोलियां भर लाऊं। माशाल्लाह, मरहूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। क़याम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। और जवाद हफ़ीज़ साहब और प्रोफेसर अनवर बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी जवाद हफ़ीज़ साहब अपनी बात को कंप्लीट कर लें, फिर हम बगदादी साहब की तरफ आते हैं। जी, वही बात जैसे आपको कह रहा था कि स्पेकुलेशन जो है वो तो किसी भी फील्ड में अच्छी नहीं है, और आप जिस चीज़ को कैलकुलेट एक्यूरेटली नहीं कर सकते, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, डिजिटल करेंसीज आनी चाहिए, लेकिन क्रिप्टोज जो हैं उनका स्वाय सप्लाई डिमांड के और कोई तरीका उनकी प्राइस को जज करने का नहीं है। और इसमें एक मैं चीज़ ये कहूँगा जो पब्लिक के लिए भी मैसेज है कि अक्सर लोग जो अपने माजी के ग्राफ स्क्रीनशॉट्स दिखा के सोशल मीडिया पे लोगों को बड़ी गाड़ी के साथ अपना वो बना के और वो चीज़ करके, लेकिन अगर उसको आप रियलिटी में जाएंगे
तो ये आपको वैसे आपके इल्म में होगा, चूँकि मेरा फाइनेंस से ताल्लुक़ है, तो बहुत सारे बाहर अमेरिका यूरोप में जहाज़ के वो स्टूडियो बनाए हुए हैं उन्होंने, जिसमें इस तरह के लोग जो हैं वो प्राइवेट प्लेन में पोज करते हैं कि मैं जेट में फ़्लाई कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो यूट्यूबर्स वहाँ पे जाके और वो कहते हैं कि जी मैं ये मिलीनियर हूँ और मैंने वो जाली रोलेक्स जो है वो बांधी हुई होगी कि ये 5 करोड़ की है और ये 50 करोड़ की है। सोचें। और ये सब स्क्रीन्स जो हैं, ये इस पर बहुत फ्रॉड हो रहा है दुनिया में, क्योंकि मैं ग्लोबली लोगों को ट्रेन करता रहा हूँ। इतने लोगों के साथ ये इसमें फ्रॉड होता है कि जो बहुत सारी जाली एक्सचेंजेस बनी हुई हैं, जिनको आप सोशल मीडिया से देखते हैं और आप समझते हैं कि बड़ा आसान है, ये तो ऊपर जा रहा है, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई डोंट वांट टू यूज़ देयर नेम, मुनासिब नहीं है, ऑलरेडी बेचारे पहले ही ज़ेरे हिताब हैं आजकल। तो वो भी जो है वो अपने आप को पोस्ट करते। आप ये देखिए कि हर बंदा जिसको कोई फेम मिला है ना, वो साथ 2-3 चीज़ें ज़रूर आपको पोस्ट करेगा। एक आपको क्रिप्टो को पोज करेगा कि जी वो क्रिप्टो का उससे बड़ा चैम्पियन कोई नहीं है, और वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं, जी मैंने $400 से $400 से $4000 1 घंटे में बना लिए। अब सेंसिबली आप मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई बंदा वाकई इतना टैलेंटेड है, तो पूरी दुनिया के बैंक जिनके पास अरबों रुपए पड़े हुए हैं, वो तो उस बंदे को फौरी तौर पे अपने पास ले आएंगे। तो ये ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। और मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में भी एक जुमला बोलता होता हूँ कि जब तक लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। सही बात है वैसे। तो ये सॉर्ट ऑफ पॉन्जी स्कीम बन गई है बहुत ज़्यादा, कि आप देखें वो तो ऐसे लग रहा है, और आपको वो सारे लोग 30 साल की उम्र से कम मिलेंगे, यानी 20-21, आजकल 23-24 एक आइडियल एज है। वो पोज करती हैं कि जी मैं पहले साइकिल पे था, अब मैं प्राइवेट प्लेन में मूव करता हूँ, अब मैं फ़लाँ पेंट हाउस में ठहरता हूँ, अब मेरी ये प्रॉपर्टी है। ये सारे लोग फेक हैं। अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ठीक है, एक तो FBI को चाहिए कि इनको सबसे पहले नोटिस भेजिए कि इनका टैक्स कितना। मैं तो कहूँगा कि अगर देख रहा है कोई बंदा तो इनको सबसे पहले, वो तो खुद कह रहे हैं ना कि अरबों रुपए हैं, तो आपने कितना टैक्स गवर्नमेंट को दिया है। और दूसरा, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं FIA को भी कहूँगा कि ये भी एक झूठ है ना। अगर हम यहाँ पे बैठ के, मैं बगदादी साहब, हम कहेंगे जी यार ये जो प्रोडक्ट है हमने तो बस हाथ लगाया तो हमारे घर में अरबों रुपये आ गया, तो क्या आपके ख्याल में किसी को धोखा देना, क्या ये दुरुस्त बात है? ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की जवाब साहब। मैं चाहूँगी बगदादी साहब इस पे कि यहाँ पर लोग अगर किसी चीज़ का फ़ायदा सही तरीके से नहीं भी है, अगर सही तरीके से बताएं तब भी शायद कोई चीज़ हो, लेकिन यहाँ पर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो 22 से 25 एज ब्रैकेट है, ये वो एज होती है जिसमें आपकी ख्वाहिश होती है कि आप शॉर्टकट के ज़रिए यू कैन बी रिच, यू कैन बी फेमस। ये कितना ख़तरनाक चीज़ है कि एक चीज़ जिसका उन्होंने कहा कि कैलकुलेशन पे नहीं, स्पेकुलेशन के ऊपर चल रही है, तो आप उसको फैंटेसाइज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। अच्छा, इसकी ना बुनियादी वजह इस एज में लोगों को धोखे में लाना, झांसे में लाना और ख़राब करना, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इस एज के नौजवान कोशिश में होते हैं कि हमारा कुछ ऐसा कोई ज़रिया आमदन बन जाए कि जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी के आगे के दिन अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो इसलिए जो ठग लोग हैं, फिर वो ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं कि इनको जल्दी हम घेरना आसान होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी ये है, ये पाकिस्तान में ओवरऑल, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में रहे हैं, वहाँ पर हमने ये चीज़ें नहीं देखी। मैं ज़्यादा अरब में क्योंकि रहा हूँ और अफ्रीका के चंद ममालिक में रहा, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। वहाँ लोग, बड़ी बात यह है कि एतमाद लोगों का है और तवक्कुल है अल्लाह के ऊपर, अपनी मेहनत करते हैं और उसके ऊपर फ़ख्र करते हैं कि मेहनत के साथ जो हमें मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर शुक्र करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर ना एक बड़ी बदबख्ती है। वो बदबख्ती है कि हमारा वाली वारिस कोई नहीं है। हम सारे लावारिस किस्म के लोग हैं। ना ही हमें हुकूमत ऑन करती है। हुकूमत में लोग आते हैं तो वो अपने सिस्टम पे लग जाते हैं। अच्छा, वो भी लूट मार में लगे हुए हैं, तो ज़ाहिर है जब उनको हम देखते हैं कि ये लूट मार में लगे हुए हैं तो हम भी लग जाते हैं। बिल्कुल सही है। फिर ऊपर से मुसीबत ये आ गई है कि जो हमारा पढ़ा लिखा तबका था, दानश्वर लोग थे, उनको गाइड करना था, अब वो भी किसी न किसी लेवल के ऊपर ना इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। बगदादी से मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस टॉपिक पे मज़ीद भी बात करेंगे। और बगदादी साहब जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्यों ऐसा सिस्टम है और क्यों लोग इस तरफ ज़्यादा शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं और इस फैंटेसी या फैंसी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज अश्क मेरे नात
सुनाए तो अजब क्या जश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या उन पर तो गुनाहगार का हर राज खुला है उन पर तो गुनाहगार का हर राज खुला है हर हाल खुला है इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या मुँह डाप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ मुँह डाप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या ये निस्बत शाहे मदनी और ये आंसू ये निस्बत शाहे मदनी और ये आंसू महशर में जो एक गम महशर में जो हर गम से छुड़ाए तो अजब क्या और वो हुस्न दो आलम है अदीब उनके कदम से वो हुस्न दो आलम है अदीब उनके कदम से सहरा में अगर फूल खिलाए तो अजब क्या जश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास
क्या माशाल्लाह। वैस रज़ा साबरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। क़याम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे थे आज डिजिटल यानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के हवाले से और इस्लामी तालीमात को लेके बगदादी साहब ने भी बहुत वाज़ेह किया। गुफ्तगू करने से पहले ज़रा किचन का रुख कर लेते हैं जहाँ पे कनीज़ फ़ातिमा कुछ बना रही हैं और कुछ बन भी गया है। कनीज़ फ़ातिमा में बताएं क्या बन गया है और क्या बना रही हैं इस वक्त? जो बन गया है तकरीबन सब कुछ ही बन गया है। सब बन गया है, ठीक सब है। कुछ बन गया है। सब रोसों के मैंने अभी क्रिस्पी पॉपर्स फ्राई किए हैं और साथ नगेट्स किए हैं और दही भल्ले भी बिल्कुल रेडी हैं और साथ ही साथ जो हमारा ऑरेंज मिंट रिफ़्रेशर था वो भी बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हल्की फुल्की गार्निशिंग रह गई है कुछ चीज़ों पे जो कि मैं लाइव करूँगी। सबसे पहले तो हमारा आता है किनोर का चटपटा ऑल पर्पज़ मसाला। ओके। और ये वैसे भी बहुत मज़े का है, आप बहुत सारी चीज़ों पर डाल के खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट चाट, दही भल्ले और भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें आप इनका यूज़ कर सकते हैं। समोसे, कचौरी, पकौड़ों के ऊपर भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं, प्लस फ्राइज़ पे भी। तो इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत मज़े का है। वैसे भी किनौर इस साल पेश करता है रिफ़्रेश करो इफ्तार। और साथ ही साथ हैं हमारे यहाँ सबरोसो के जैसे कि मैंने बताया था नगेट्स फ्राई किए हैं और साथ क्रिस्पी पॉपर्स फ्राई किए हैं। इसको मैं एग्जाम्पल करूँगी किनौर की अगेन चिली गार्लिक सॉस के साथ और क्रिस्पी पॉपर्स के ऊपर भी। तो ये सबरोसो और किनौर का बहुत अच्छा एक कॉम्बो बन गया है। और ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। ड्रिंक की जो रेसिपी है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपने ऑरेंज जूस लेना है। ऑरेंज जूस के अंदर आपने मिंट एंड ब्लैक सॉल्ट इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने हाफ प्रोपोर्शन ग्लास में ये ऑरेंज जूस रखना है और अब आपने इसके अंदर 7 अप ऐड कर देनी है। ठीक हो गया। और ड्रिंक जो है वो बिल्कुल रेडी होगी। परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच कनीज़ फ़ातिमा इतनी अच्छी You're welcome. रेसिपीज़ बताने के लिए और अफ्तारी भी बनाने के लिए। कनीज़ फ़ातिमा के किचन में सब कुछ रेडी हो चुका है। बगदादी साहब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ये जो बहुत सारी चीज़ें आपने भी हाईलाइट भी मैं चाहूँगी आप अपनी इस बात को कंप्लीट भी करें और साथ साथ ये सवाल भी कि हम इटसेल्फ हमें जो रिलीजन जिस चीज़ से मना कर रहा है जिसमें हम दिखावा और दीगर चीज़ों की भी बात करते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं इस सारे सिलसिले में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिस जगह ये बात हुई ना कि यहाँ कारोबार करने के लिए धोखाधड़ी बहुत होती है, दिखावा बहुत होता है लोग असल में कुछ होते हैं, बेच कुछ रहे होते हैं और बेचने के लिए वो ये सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका कारोबार अच्छे तरीके से चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इसको मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक के साथ रिलेट करूँगा, बल्कि वो प्रैक्टिकल अमल था आप अलैहिस्सलाम का। आप मार्केट में विज़िट किया करते थे और आपको ये इस बात का तो अच्छी तरह इल्म होगा कि जब मदीना शरीफ में आपने हिजरत फरमाई तो उसके बाद मुसलमानों ने सबसे इम्पोर्टेंट काम ही यही किया था कि अपनी मार्केटों को बेहतर किया। बिल्कुल सही। तो आप अलैहिस्सलाम की बड़ी खुसूसी तवज्जो होती थी मार्केट के ऊपर बिल्कुल ठीक। कि वहाँ पे जो माल आ रहा है तो इस बात पर पाबंदी होती थी कि मार्केट तक पहुँचने से पहले रास्ते में कोई उसको परचेज़ ना कर ले, बिल्कुल सही। ताकि कोई रास्ते में ही जाकर सस्ते दामों परचेज़ करेगा, लोगों को मंडी के हाल मालूम नहीं होंगे, कम रेट पर ख़रीदेगा, फिर वो आकर ज़्यादा रेट पर सेल करेगा। बिल्कुल सही। इस तरह की पाबंदियाँ लगाई हुई थी। एक बार आप अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो आपने एक गल्ला किसी जगह पर, जिस तरह हमारे यहाँ भी होता है ना थैलों में भर के तो गल्ला रखा हुआ होता है, तो वो गंदम या इस तरह कोई भी अनाज था। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको जब देखा तो ऊपर बड़ा खूबसूरत और खुश्क अनाज रखा हुआ था। तो वो बेचने वाले से पूछा कि ये सारा अनाज ऐसे ही है? तो कहने लगा ये ऐसे ही है। तो आप अलैहिस्सलाम ने लिटरली ख़ुद उसमें हाथ डाल के तो उसके नीचे से, उसके दरमियान में से गल्ला निकाला तो उसके नीचे वो गीला और ख़राब जो अनाज था वो रखा हुआ था और उसके ऊपर साफ़ सुथरा गल्ला रखा हुआ था। तो उस पर आप अलैहिस्सलाम ने शदीद सरजनश फरमाई और आपने वहाँ पर तरगीब व तरहीब के लिए और एप्रिसिएशन के लिए जो दयानतदारी के साथ काम करते हैं, फरमाया कि जो ईमानदारी के साथ अपनी तिजारत करते हैं क़यामत के रोज़ वो सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होंगे। ये कितना बड़ा एजाज़ है। शहीद वो है कि जो कट मरता है, जो अपनी गर्दन की दुश्मन से कटवाता है, बिल्कुल सही। और उसके बाद उसको वो मुकाम नसीब होता है। और दूसरी तरफ सिद्दीक़ उसको कहते हैं कि जो सच बोलते बोलते दुनिया में मजबूर हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सच और हक़ का साथ दे देते थे, पूरे खानवादे को कटवा लिया और खानवादा लुट गया और थोड़े से लोग गिनती के वापस गए। ये सच होता है। तो सच सादिक होना
और शहीद होना, ये दो बहुत बड़े रुतबे थे। ताजर को कहा वो होगा। तो इसलिए मैं यहाँ ये दरख्वास्त करूँगा कि जो भी लोग इस तरह का कारोबार करें, क्योंकि बिलखुसूस हमारे पाकिस्तान में तो ये MLM, क्रिप्टो, बिटकॉइन, इस तरह के ढेरों करेंसियाँ अरसा दराज से हर कोई इसका कारोबार कर रहा है। बिल्कुल ऐसा है। तो खुदारा आप लोगों को धोखा न दें, जो हकीकत है वो दिखाएं। दूसरी बात है कि हुकूमत को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री और हमारा स्टेट बैंक और इन लोगों का काम है कि जब भी कोई ये डिजिटल करेंसीज और इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले इनका काम बनता है कि ये इन्वॉल्व भी हो जाएं और चेक एंड ये चेक एंड बैलेंस भी करें और लोगों को आगाही मुहिम इसके ऊपर दें। अब ये सारे या तो उसके अंदर खुद इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉड के अंदर और साइड पे होकर बैठ जाते हैं, और जो लूटने वाले हैं वो आवाम लूटे सादा जा आवाम रहे को हैं। लूट ये रहे हैं। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब साहब बताइएगा, क्या वाकई ऐसा है कि गवर्नमेंट की इंटरवीन गवर्नमेंट का करना इस सारी सूरत हाल में बड़ा ज़रूरी है? और जो अवेयरनेस की भी बगदादी साहब बात करें जी, अप टू डेट तो अभी तक तो अलाउड ही नहीं है क्रिप्टो। अभी इसके कवानीन बन रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ग्रे एरिया या इलीगल एरिया में काम कर रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो रेगुलेट तो आप तब करेंगे ना जब कोई चीज़ आप अलाउ पहले अपनी बाउंड्रीज़ में उसको करेंगे। और ये सारी जो तीसरे बोल के हैं, जिस तरह आपने पनामा का आपने देखा था या और जो इस तरह के बोल के हैं, उधर एक्सचेंजेस ये रजिस्टर होती हैं और वहाँ से फिर ये यहाँ पे आप देखते हैं अक्सर आपको सस्ती ऐड भी मिलती हैं। वो देसी से लोग, मैं तुमको बताता हूँ ये ऐसे करो और ऐसे करो और इतने पैसे आ गए। बेसिकली दीज आर ऑल स्कैम्स। इनमें पैसा डाल तो आप सकते हैं, वापस नहीं निकलता लोगों का। ऐसा है। और लोग फिर इसके अंदर जो है वो 100-100, 200 डॉलर करके ही लाखों करोड़ों डॉलर जो है वो गवा देती है। अनफॉर्चुनेटली तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसको पकड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जवाद साहब, बगदादी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए जी। अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़बान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद, ज़बान पर मोहम्मद। और मेरे पास कुछ भी ना था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी ना था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल
शाही मेरा के मंगतों में नाम आ गया है, मेरा के मंगतों में नाम आ गया है। मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार महशर में कह दे कि वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा चरागा हस्ती में खालिद हस्ती में खालिद निगाहों में उसने तमाम आ गया है। करम करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। माशाल्लाह। वैस रज़ा साबरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। क़याम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ट्रांसमिशन का आखिरी हिस्सा है, किचन के अंदर कनीज़ फ़ातिमा मौजूद हैं और हम इस ट्रांसमिशन में जहाँ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करते हैं, आज का टॉपिक भी जी इस हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस्लाम अपने जब हम मज़हब की बात करते हैं तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात भी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रहनुमाई उसके लिए फ़राहम करता है। जहाँ हम इंसानों के हकूक़ के, वालिदैन के हकूक़ के, बहन भाइयों के हकूक़ के, हर एक के हक़ के में बात करते हैं, जानवरों के हवाले से भी हमारे रिलीजन ने बहुत वाज़े तरीके से हकूक़ और उनके जो तमाम तर मामलात हैं उसको वाज़े किया है। लेकिन मौजूदा दौर में जी आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि क्या जानवरों के हकूक़ के हवाले से अवेयरनेस है, क्या उनको जो दरपेश मसाइल हैं उसका हल किया जा रहा है, जो पॉलिसीज़, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद या एग्जिस्ट करती हैं उन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। उस हवाले से हमारे साथ युसरा कुरैशी साहिबा मौजूद है, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच युसरा साहिबा कि आप तशरीफ़ लाई। हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें कि जिस तरह से हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहते हैं कि बड़ा वाज़े है, लेकिन हमारे इस माशरती लिहाज से या एतबार से देखा जाए तो क्या जो हकूक़ जानवरों के हैं और उनके हवाले से जो अवेयरनेस है वो मौजूद है? जी अस्सलाम वालेकुम। अवेयरनेस के लिए हुकूमत और वकला ने बहुत कुछ किया है इस बारे में, ठीक है। बल्कि ब्रिटिश जब हुकूमत थी सब कॉन्टिनेंट में तब से कुछ लॉज अप्रूव थे इसके लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा तबका पढ़ा लिखा नहीं है। वो जो किताबी शक्ल में चीज़ें रह गई वो रह गई और सोशल मीडिया पे अभी तक वो चीज़ नहीं आ पाई। बजाय ये कि हम लोग अवेयरनेस के लिए उसको इस्तेमाल करें, हम जानवरों का उनको मिसट्रीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उनकी वीडियोस बना के वो शेयर करते हैं। जो एक्चुअली उनके जो राइट्स हैं, जो लिख दिए गए हैं या जो होने चाहिए, जो मज़हब ने भी हमें बताया गया है, वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे। अच्छा यूसुफ भाई, आपने अभी बात की कि खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ विद टाइम मैंने देखा है कि लोगों के अंदर पेट्स रिलेटेड या जो कैंपेन्स हैं सोशल मीडिया पे, डिजिटल पे, वो काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, जो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट लेवल के ऊपर जो कोशिशें हैं, क्या वो इतनी काफ़ी हैं कि जानवरों के हवाले से ये जो हम आए रोज़ सड़कों पर देखते हैं या इधर उधर देखते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हमारी आंखों के सामने हुए हैं मौजूदा दौर में भी जो कि अच्छी नहीं है। अच्छा, जहाँ तक पेट्स की अवेयरनेस की बात है वो बढ़ गई है, बट उसमें आप नोटिस कीजिएगा कि सिर्फ स्पेसिफिक ब्रीड्स हैं जो जिसमें पाकिस्तानी ब्रीड नहीं आती। लोग फ्लफ़ी जानवर, लंबे बालों वाला
सफ़ेद बालों वाला, कुछ इस तरह से उनकी डिमांड होती है, वो जानवर रखना पसंद करते हैं। बट हमारा जो लोकल एनिमल है वो सफ़र कर रहा है, वो अभी तक सड़कों पे है, वो भूखा ही रह रहा है, उसको बीमारियां हैं, और वही हमारी बीमारियों का भी एक कॉज बन रहे हैं। उसके लिए हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही और आम आवाम भी उस तरह से सामने नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास ब्रीड और ब्रांड कल्चर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है। सेकंड, सॉरी मैं भूल गई, आपने, मैं ये कह रही थी कि जो कैंपेन्स भी चल रही हैं उसमें स्टेट का जो रोल है वो क्या इतना काफ़ी है? देखिए हमारे यहाँ स्ट्रीट एनिमल्स का नंबर बहुत ह्यूज है। हुकूमत जो बेसिक जो काम कर रही है वो लाइफ स्टॉक की तरफ कर रही है। बिल्कुल ठीक है। जो जानवर हमने खाने पीने हैं, जिनका लेदर इस्तेमाल हो रहा है, मुर्गियाँ अंडे किस तरह ज़्यादा देंगी, उनका फोकस उस पे है। बिल्कुल सही है। लेकिन जो बिल्लियाँ और कुत्ते हैं स्पेशली, वो ना वाइल्ड लाइफ में फॉल करते हैं ना लाइफ स्टॉक में फॉल करते हैं, तो उनके लिए कुछ गवर्नमेंट अभी तक कुछ उस तरह से नहीं कर पा रही। अच्छा, ये जो आपने बात की कि वो सफ़र कर रहे हैं, और एक वो चीज़ है कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं, इनमें कंट्रोल, जो पॉपुलेशन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है इन एनिमल्स में भी, स्ट्रे एनिमल्स में, क्या उसके लिए भी कोई इकदाम नहीं है? क्योंकि विद टाइम हम खुद भी ऑब्जर्वेशन हमारी रहती है कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं इनकी तादाद में बड़ा इजाफा हो रहा है। जी, वो तो देखें एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होता रहेगा, लेकिन उसमें हम ह्यूमन क्या कर सकते हैं, उनकी सर्जरी करवा के उनको फिक्स करवा देते हैं, मेल को भी फीमेल को, ताकि आगे बच्चे ना दें। बिल्कुल ठीक है। बट अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे इस प्रोजेक्ट को देखें, अभी कुछ साल पहले स्टार्ट किया था, उसमें इतने फ्लॉज थे कि वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। और ये एक मेगा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। सिर्फ हुकूमत नहीं, हमें गली मोहल्लों के लोग भी चाहिए, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए जो खुद आगे आएँ, और मतलब ये नहीं है कि साल में हम सिर्फ चंद हज़ार जानवरों को फिक्स करें, बहुत ज़्यादा नंबर में और बहुत रैपिडली इसमें कमी आनी चाहिए। तो इसमें सारी इन्वॉल्व हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। अच्छा, भी आपने पेट्स के हवाले से विटनेस की, बहुत सारे लोग जो पेट रखते हैं, ज़ाहिर है कुछ तो राइट्स का ख्याल रखते हैं और जिनको शौक़ होता है, लेकिन सेकेंडली मैं एक सवाल आपसे यहाँ पे करना चाह रही हूँ कि नॉर्मली जब कोई इंसान ने कोई पेट रखा हुआ है, उसकी हालत बड़ी तशवीशनाक है और डॉक्टर्स कह रहे हैं बार बार कि आप इसको पुट डाउन कर दें, बस कुछ लोग करा लेते हैं, कुछ नहीं कराना चाहते, व्हाट्स द राइट ऑप्शन? अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिल्कुल ठीक है। जब जंगों में जानवर इस्तेमाल होते थे और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते थे, तो उनको पीछे तड़पता हुआ नहीं छोड़ा जाता था, उनको ज़िबा कर दिया जाता था ताकि उनकी तकलीफ़ में कमी आ जाए और वो जल्दी मर जाए। तो इसी तरह ही है, अभी पेट्स में देख लें या स्ट्रे एनिमल्स जो हमारे पास केसेस आते हैं, कुछ बिल्कुल कुचले हुए होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, लेकिन उनके सर्वाइवल के कोई चांसेस नहीं होते, वो अनकॉन्शियस होते हैं, या कमर की हड्डी इस तरह टूटी है कि वो फिक्स नहीं हो सकती। फिक्स, हमारे वहाँ स्पाइन की सर्जरी नहीं है जानवरों में, तो वो पैरालाइज ऐसे होते हैं कि वो रगड़ रगड़ के चल रहे हैं, ज़ख़म बन रहे हैं, मक्खियाँ बैठ रही हैं, कीड़े पड़ रहे हैं। तो इस तरह की जब सिचुएशन पहुँच जाए या मेजर ऑर्गन फेलियर हो जाए, नर्वस साइंस आना कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाए कि जानवर काटने लग पड़ा है, तो उसको पुट डाउन ही करवा देना बेहतर है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी उसके कंट्रोल में नहीं है कि वो अच्छे तरीके से गुजार सके। डिपेंडेंट एनिमल जो है ना, जैसे पैरालाइज्ड एनिमल्स के लिए व्हील चेयर्स भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, बट वो 1 से 1.5 घंटे के लिए होती हैं, वो एज एक्सरसाइज टूल यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेचारा सड़क पे या फ्लोर पे ही ऐसे होगा कि वो रगड़े खाएगा। तो वो पेट ओनर्स भी, ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका, कि एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए कि ऐसी स्टेज पे अगर कोई जानवर आ जाए जो सरवाइव ना कर पाए और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तो बेहतर है कि उसको यूथनाइज करवा दिया जाए। और लोग रिलक्टेंट क्यों होते हैं और क्यों नहीं करवाते? अच्छा, मोस्टली लोगों को ये एक पता नहीं वो इस्लाम को कितना फॉलो करते हैं, बट ये आर्ग्यूमेंट ज़रूर करते हैं, जब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो आप लेने वाले कौन होते हैं? भाई अल्लाह ताला ने उनको खाने पीने का भी सिस्टम दिया, बट हम लोग डालते हैं, हम लोग रेस्क्यू क्यों करते हैं? एक्चुअली रेस्क्यू का मतलब यही है कि उनकी तकलीफ़ कम कर देना। हम ज़िंदगी का 1 सेकंड भी किसी को नहीं दे सकते, जो जब मौत लिखी है होनी है, लेकिन उनकी जो जितनी देर भी वो ज़िंदा है, हम
उनके लिए आसानियाँ बना देते हैं। बट वो एक ऐसा फंसा हुआ केस कि वो बेचारा ना जिंदों में है ना मरे हुए जानवरों में, तो बेहतर ये है कि उसके लिए अच्छा डिसीजन लिया जाए। आपके पास जो एनिमल्स आते हैं या जिनको आप रेस्क्यू करते हैं, ज़्यादातर किस तरह के इश्यूज़ के साथ होते हैं? मोस्टली स्किन इश्यूज़, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर गंदगी बहुत है और जो कूड़े वगैरह में से भी खाना खाते हैं उनमें रोटी के पीसेस उनको मिल जाते हैं जो उनके स्किन इन्फेक्शन कॉज करती है। फिर फर्दर उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा कुत्तों और बिल्लों को आदत होती है गाड़ी के नीचे शेड में सोने की, तो जब गाड़ी स्टार्ट होती है ड्राइवर्स को अक्सर नहीं पता होता और वो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनके। ये मोस्टली दो। और आप मुझे बताइएगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन इस हवाले से काम करी है, आप लोगों का कैसे सेटअप है, किस तरह से आप लोग एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं? हम हर तरह के जानवर और परिंदे रेस्क्यू करते हैं, उसमें गधे, घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, चीले, कौवे सब आ जाते हैं। रोड साइड से उठाना, केस को फ़ौरन समझना कि किस नौइयत का, डायरेक्ट शेल्टर जाएगा, इसको एक्सरेस की ज़रूरत है, ब्लड वर्क होना चाहिए इसका या क्या, वो डिसीजन लेके उसको हम प्रोसेस करते हैं। रिपोर्ट्स आती हैं, एक्सरे की रिपोर्ट आ जाती है, फिर हम उसके ऊपर सर्जरी अगर होनी है तो वो डिसीजन लेते हैं किस नौइयत की और किस वेट से करवानी चाहिए। ठीक हो गया। हमारे प्लेटफॉर्म से आप कोई भी मैसेज लोगों को टुवर्ड्स एनिमल्स, हाउ शुड दे बिहेव, किस तरह से उनके साथ सलूक करना चाहिए, किस तरह से उनके साथ बिहेव करना चाहिए, उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं जितना आप रखें, एनीथिंग यू वांट टू से? बिल्कुल, एक अच्छा मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहूँगी, आप बेशक घरों में जानवर पालें ना पालें, क्योंकि सबके दिलों में वो प्यार तो हमदर्दी नहीं होती, बट एटलीस्ट जो सड़क पे जानवर बैठा है उसको मारे ना, नुकसान ना पहुंचाएं किसी का। बाकी अगर आपके घर में कुछ बचा कुचा खाना है, परिंदों वाला है तो परिंदों को डालें, अगर बड़े जानवर वाला है या कुत्तों को डालने वाला है तो उनको डालें, कुछ ना कुछ उनको फीड कर दें बस। थैंक यू वेरी मच जुसरा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएं जी। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है, लेकिन जाते जाते हम अवैस साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कलाम की, और मेरी आपसे मुलाकात होगी कल अब इंशाल्लाह। ओज पाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिस पे हर दुरूद पढ़ता है, जिस पे हर दुरूद पढ़ता है, वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे
ज़माना मेरे हुसैन का है। मेरे घर में चिराग जलते हैं, मेरे घर में चिराग जलते हैं। आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। रात से दिन जो निकलता